Hello everyone, welcome to Sipika Social Science classes. So dear student, today we'll discuss our new topic that is about technological and institution reforms. Students, ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है इस चैप्टर का. आई होप आपको जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं उसमें सब कुछ समझ में आया होगा, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप की फार्मिंग्स के बारे में डिस्कस किया था. क्रॉप्स देखी थी हमारे इंडिया में कौन कौन सी क्रॉप्स उगती हैं, जिसमें हमने फूड क्रॉप्स, नॉन फूड क्रॉप्स, फाइबर क्रॉप्स, डिफरेंट क्रॉप्स डिस्कस की थी और उनके फीचर्स देखे थे कि कहाँ पर ग्रो होती हैं, कौन सी क्लाइमेटिक कंडीशंस की उनको नीड होती है. तो स्टूडेंट्स, क्रॉप्स के बारे में डिस्कस करने के बाद अब हमारा ये लास्ट का टॉपिक है टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स. तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक अपना. स्टूडेंट्स, आप देखिए, हमने एग्रीकल्चर के बारे में डिस्कस किया है. एग्रीकल्चर में हमने क्रॉप्स के बारे में डिस्कस किया है. अब कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि कुछ रिफॉर्म्स हमारे एग्रीकल्चर में होने चाहिए, जिसकी वजह से हम एग्रीकल्चर सेक्टर को और ज़्यादा एनहेंस कर सकते हैं. तो वो कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो लिए जाने चाहिए कि जिससे लगे कि एग्रीकल्चर में और इम्प्रूवमेंट की जा सकती है. क्योंकि एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जो काफ़ी सालों से चलता आ रहा है. बिफोर इंडिपेंडेंस भी था, आफ्टर इंडिपेंडेंस भी है और आगे भी कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि इस सेक्टर के बिना डेवलपमेंट करना ही पॉसिबल नहीं है. तो वो कौन से रिफॉर्म्स है, रिफॉर्म्स का मीनिंग होता है सुधार. कौन से ऐसे इम्प्रूवमेंट्स हैं जो हमें करनी चाहिए जिससे हम एग्रीकल्चर सेक्टर को और ऊपर ले जा सकते हैं. क्योंकि एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें बहुत लंबे टाइम से इम्प्रूवमेंट हो तो रही है पर उतनी नहीं हो पा रही. तो स्टार्ट करते हैं टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स. एग्रीकल्चर हज़ारों सालों से चलती आ रही है. पहले लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, प्रिमिटिव फार्मिंग करते थे, इंटेंसिव स्टार्ट हुई. फिर लोगों ने अपने घर को पालने के साथ साथ, मतलब अपने लिए जो वो क्रॉप्स उगाते थे उसके साथ साथ उन्होंने सेल करनी शुरू की. पहले कुछ क्रॉप्स उगती थी, अब काफ़ी सारी क्रॉप्स उगनी शुरू हो गई हैं. आगे आने वाले टाइम में और ज़्यादा क्रॉप्स को ग्रो किया जाएगा. तो उसके लिए कुछ ना कुछ रिफॉर्म्स चाहिए हमें, जिससे हम अपने क्रॉपिंग पैटर्न को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें, अपने प्रोडक्शन को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकें. तो सस्टेन्ड यूज़ ऑफ लैंड विदाउट compatible techno institutional changes have hindered the pace of agricultural development. तो स्टूडेंट, सस्टेन्ड यूज़ ऑफ लैंड, हम काफ़ी टाइम से लैंड का यूज़ कर रहे हैं एग्रीकल्चर प्रोसेस के लिए. क्योंकि अगर हमने एग्रीकल्चर करनी है तो हमें उसके लिए लैंड तो सबसे पहली प्रायोरिटी है हमारे लिए. लैंड तो हमें चाहिए. तो सस्टेन्ड यूज़ कर रहे हैं हम लैंड का, बट विदाउट कंपैटिबल टेक्नो इंस्टीट्यूशनल चेंजेस. ना तो टेक्नोलॉजी में इतना चेंज हो रहा है, ना कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो मतलब हेल्प करते हैं हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव करने में. तो उसमें उतना चेंजेस नहीं आ रहा, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर में जितनी डेवलपमेंट होनी चाहिए उतनी डेवलपमेंट नहीं हो रही. तो हिंडर द पेस मतलब रुकावट बन रही है एग्रीकल्चर सेक्टर की स्पीड को हाई करने में. कहीं ना कहीं ये रुकावट है, क्योंकि हमारे पास हमने ऐसे चेंजेस नहीं किए, हमने टेक्नोलॉजी नहीं लेके आई. क्योंकि पहले के टाइम में जो टेक्नोलॉजी थी और आज के टाइम में टेक्नोलॉजी है, कुछ कुछ चेंजेस आ रहे हैं, पर ज़्यादा चेंजेस आने चाहिए जिससे सेक्टर और ज़्यादा ग्रो करे. तो इन स्पाइट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, मोस्ट ऑफ द फार्मर्स स्टिल डिपेंड ऑन मानसून एंड नेचुरल फर्टिलिटी. अब आप देखिए, डेवलपमेंट हमने कहीं की है, ट्यूबवेल्स बनाए हैं, डैम्स बनाए हैं, पर उसके बाद भी आज का फार्मर अभी स्टिल मानसून और नेचुरल फर्टिलिटी पर डिपेंड करता है. क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम तो बनाती है, पर क्या वो स्कीम प्रॉपरली अप्लाई होती है, क्या उस स्कीम का प्रॉपर फ़ायदा होता है. तो अगर उस स्कीम का प्रॉपर फ़ायदा नहीं हो रहा तो फार्मर के लिए उन स्कीम्स का कोई फ़ायदा नहीं है. तो उसको वो अब भी किस पर डिपेंड है, मानसून बारिश पर डिपेंड है और नेचुरल फर्टिलिटी पर डिपेंड है. सो एग्रीकल्चर विच प्रोवाइड्स लाइवलीहुड टू मोर देन 60% ऑफ इट्स पॉपुलेशन नीड सम रिफॉर्म्स. तो ये ड्रॉबैक है इसका कि इतने इम्प्रूवमेंट होने के बावजूद भी जो हमारी ग्रोइंग पॉपुलेशन है उसको एग्रीकल्चर सेक्टर का उतना फ़ायदा नहीं मिल पा रहा. क्योंकि आज के टाइम में 60% ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड करती है एग्रीकल्चर पर. 55 to 60% जो लोग हैं अब भी एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंड है. और पहले के टाइम में देखा जाए तो ऑलमोस्ट 80% लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड थे. तो ये बहुत बड़ा सेक्टर है जिसके अंदर बहुत सारी पॉपुलेशन है, इन्वॉल्व है. तो इसमें हमें रिफॉर्म्स की तो ज़रूरत चाहिए. रिफॉर्म्स मतलब सुधार. अब सुधार वही हैं, कौन से दो टाइप के हो गए, एक टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स और दूसरा
इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स मतलब हम टेक्नोलॉजी में इन्हेंसमेंट करेंगे, न्यू टेक्नोलॉजी लाएंगे जिससे हम एग्रीकल्चर सेक्टर को ग्रो कर सकें। और इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स मतलब कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन लाएंगे, कुछ ऐसी स्कीम्स लेके आएंगे जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर्स और ज़्यादा ग्रो कर सकें। तो स्टूडेंट्स, थोड़े थोड़े टाइम पीरियड की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस की। आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारी आज़ादी के बाद की बात। उस टाइम पर क्या था? द कलेक्टलाइजेशन, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, कॉपरेशन एंड एबोलिशन ऑफ द जमींदारी सेक्टर वर गिवन प्रायोरिटी। तो स्टूडेंट, जब आज़ादी हमें मिली थी तो हमने बोला था कि लैंड को कलेक्टिव कर लिया जाए। कलेक्टिव मतलब जैसे छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हुआ पड़ा है, उस लैंड होल्डिंग्स को कंसोलिडेट कर लो। क्योंकि छोटी लैंड होल्डिंग्स पर अगर हम कोई मशीनरी इंप्लीमेंट करते हैं तो किसान के लिए इजी नहीं होगा वो छोटे से लैंड के लिए मशीनरी लगाना। क्योंकि अगर उसका बिजनेस 50,000 का है तो क्या वो 10 लाख की मशीन लगाएगा? नहीं लगा पाएगा। और अगर हम सारी लैंड होल्डिंग्स को ज्वाइन कर देते हैं तो कहीं ना कहीं फार्मर हेल्प करेंगे आपस में एक दूसरे की कि उस लैंड होल्डिंग्स पर वो मशीन्स को इम्प्लीमेंट कर सके। तो पहला काम क्या था? कलेक्टराइजेशन करना, कंसोलिडेट करना लैंड होल्डिंग्स को, कॉपरेशन से काम करना मतलब मिलकर काम करना, और जमींदारी सिस्टम को ख़त्म करना। इसको प्रायोरिटी दी गई थी ताकि इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स हो सके आफ्टर इंडिपेंडेंस। सबसे पहला काम ये था। उसके बाद क्या हुआ? लैंड रिफॉर्म स्टार्ट किए गए। वो फर्स्ट वॉज द मेन फोकस ऑफ आवर फर्स्ट ईयर प्लान। जब हमारा फर्स्ट ईयर प्लान बना था, फर्स्ट ईयर प्लान ये होता था कि हम 5 ईयर्स में डिसाइड कर लेते थे कि हमें कौन कौन सी सेक्टर में कितने कितने इंप्रूवमेंट करनी है और क्या क्या चेंजेस अपने कंट्री में लेके आने हैं। तो 5 ईयर प्लान में जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में सबसे ज़्यादा मेन फोकस किया गया था लैंड रिफॉर्म को, कि लैंड को सुधारा जाए। लैंड को सुधारेंगे तो उस पर खेती अच्छे तरीके से होगी, प्रोडक्शन अच्छे तरीके से होगा, और जितनी आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन जो एग्रीकल्चर पर डिपेंड रहती है उसको ज़्यादा फ़ायदा हो सके। सो द लैंड ऑफ लैंड रिफॉर्म्स वर इनेक्टेड। तो लैंड रिफॉर्म्स किए गए, लॉज बनाए गए। तो लॉज बनाए तो गए हैं बट लॉज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन लैकिंग, कि लॉज गवर्नमेंट ने बनाया पर उसका इम्प्लीमेंटेशन ढंग से नहीं हुआ। अगर हम कोई लॉ बना रहे हैं उसको ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो उस लॉ का कोई फ़ायदा नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये जो लॉ बने हैं अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाएगा तो किसी को भी उसका फ़ायदा नहीं होगा। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ने काम किया है, पर गवर्नमेंट जो काम किया है उसका फ़ायदा लोगों तक नहीं पहुंचा। तो कहीं ना कहीं ड्रॉबैक था। अब ड्रॉबैक होने के बाद इन द ईयर 1960 एंड 1970 गवर्नमेंट ने कुछ और स्टेप्स लिए ताकि और इम्प्रूवमेंट हो सके। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्बार्क्ड अपॉन इंट्रोड्यूसिंग एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स टू इम्प्रूव इंडियन एग्रीकल्चर। तो जो हमारी गवर्नमेंट इंडिया थी उसने इंट्रोड्यूस किया, एम्फोसाइज किया किस चीज़ के इंट्रोडक्शन में, कि हम एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स करेंगे अपने इंडियन एग्रीकल्चर में। किस तरीके के रिफॉर्म्स करेंगे? कि हम लेके आएंगे वाइट रेवोल्यूशन और ग्रीन रेवोल्यूशन। क्योंकि आपको पता है अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर में जहाँ पर सॉइल की टिलिंग से लेकर क्रॉप्स के ग्रो करना, उसकी हार्वेस्टिंग करना, साथ में साथ हम क्या काम करते हैं? लाइव स्टॉक को रियर करते हैं, पालते हैं पशुओं को। तो वाइट रेवोल्यूशन और ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट किया कि ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो सके। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या है? हम न्यू मशीनरी लेके आ रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज़ लेके आ रहे हैं, अच्छे सीड्स लेके आ रहे हैं, ट्यूबवेल्स लेके आ रहे हैं, पानी की जो इरिगेशन की जो अच्छी फैसिलिटीज़ हैं वो लेके आ रहे हैं। तो वाइट रेवोल्यूशन और ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट किया गया। तो गवर्नमेंट का सबसे पहला ये काम था। बट दिस टू लेड टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट इन सिलेक्टेड एरिया। अब गवर्नमेंट ने स्टार्ट तो किया, वाइट रेवोल्यूशन स्टार्ट किया जिसके हम मिल्क से रिलेटेड करते मतलब मानते हैं, और ताकि वाइट रेवोल्यूशन और ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट तो कर दिया, बट इसका जो कॉन्सेंट्रेशन था, इस स्कीम का जो फ़ायदा हुआ वो सिर्फ कुछ एरियाज़ तक हुआ। जैसे हम बोलते हैं पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश, मतलब ये कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ है। और अगर कंट्री नहीं, सॉरी स्टेट, कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पर डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ है। और अगर हम सर्दर्न एरियाज़ की कुछ स्टेट्स पर आ जाएँ या हम ईस्ट साइड की कुछ स्टेट पर आ गए, वहाँ पर इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई है, तभी वहाँ पर आपने सुना होगा ये किसान जो है, जो इसने पैसा उठाया नहीं दे पाया उसके कारण मर गया। तो कुछ ऐसी चीज़ें सुनने को हर बार ही मिलती है। तो कुछ एरियाज़ में इस डेवलपमेंट का इफेक्ट पड़ा पर कुछ एरियाज़ में नहीं पड़ा। तो यहाँ भी एक लिमिटेशन क्रिएट हुई। तो अब देखते हैं 1980s और 1990s में गवर्नमेंट ने
क्या स्टेप लिए 1980s और 1990 में। 1980 और 1990 में गवर्नमेंट ने एक कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम इनिशिएट किया, स्टार्ट किया कि लैंड की डेवलपमेंट हमने करनी है, तो एक न्यू तरीके से, एक नए तरीके से एक न्यू प्लान जनरेट हो जिससे लोगों का फ़ायदा हो। अब इसमें जो थे इंस्टीट्यूशनल टेक्नोलॉजिकल दोनों रिफॉर्म्स थे कि हम कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन बनाए जो फार्मर्स की हेल्प करें, जब उनको कोई डिफ़िकल्टी है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो हेल्प कर सके, और कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी बताएं जो अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके फार्मर अच्छी प्रोडक्शन कर सके। तो क्या है वो टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स, वो देखते हैं। प्रोविज़न फॉर क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्रॉट, फ्लड, साइक्लोन एंड फायर। अब आप देखिए कई बारी कोई डिसीज़ हो जाती है, फैल जाती है, कोई बीमारी प्लांट से फैल जाती है, कोई साइक्लोन आ गया, फ्लड आ गया, तो किसानों के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि उसकी पूरी साल की मेहनत ख़राब हो जाती है। तो किसान इस चीज़ में हिचकिचाते हैं कि हमने पूरे साल लेबर की और एकदम से फ्लड आ गया, बाढ़ आ गई और उनकी पूरी क्रॉप तहस नहस होगी। तो जो उन्होंने पहले से कर्ज उठा रखा था, अब वो कर्ज कैसे उतारेंगे, उनके तो खाने के भी लाले पड़ गए। तो किसान बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में पड़ जाता है, डेब्ट ट्रैप में फंस जाता है, और उसको क्या नज़र आता है इस टाइम पे कि मैं अपने आप को मार दूं, वही ज़्यादा बेटर है। तो किसानों को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या स्टार्ट किया है, क्रॉप इंश्योरेंस, कि वो क्रॉप जो ग्रो करेंगे उसका पहले से इंश्योरेंस कर दिया जाएगा कि अगर उनकी क्रॉप ख़राब भी हो जाती है तो इंश्योरेंस के थ्रू वो पैसा ले सकते हैं। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक्स। अब कुछ बैंक्स ऐसे एस्टैब्लिश किए हैं जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होगी, ग्रामीण बैंक होंगे। ये जो बैंक्स हैं ये किसान को लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन प्रोवाइड करते हैं, ताकि किसानों को, जो साहूकार हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं, उनके पास ना जाना पड़े, क्योंकि जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो जो चार्ज करते हैं वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ऐसे बैंक एस्टैब्लिश किए हैं जो फार्मर्स को लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मनी प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ साथ किसान क्रेडिट कार्ड की मनी की प्रॉब्लम आ रही है तो वो उस क्रेडिट कार्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, तो उस टाइम पर उनको मनी वाइज हेल्प भी मिल जाएगी। और कौन सी स्कीम है, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम है, ये भी इंट्रोड्यूस की गई है ताकि फार्मर्स को बेनिफिट हो सके। और क्या है, स्पेशल वेदर बुलेटिन्स, की जो वेदर की फोरकास्टिंग करते हैं जिससे फार्मर्स को पता चल सके कौन से वेदर के अकॉर्डिंग उन्होंने कैसे ग्रो करना है, कब कौन सी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, तो डेली जानकारी दी जाती है। इवन कुछ ऐसे अब नंबर्स भी स्टार्ट किए हैं गवर्नमेंट ने कि अगर कोई किसान को कोई प्रॉब्लम है तो फ्री टॉल नंबर पे वो कॉल करके पूछ सकते हैं कि हमारी खेती में हमें ये प्रॉब्लम हो रही है तो इसका क्या सॉल्यूशन होगा। तो स्पेशल वेदर बुलेटिन्स एंड स्पेशल प्रोग्राम्स फॉर फार्मर्स वर इंट्रोड्यूस ऑन रेडियो एंड टेलीविज़न। रेडियो और टेलीविज़न पर ये प्रोग्राम चलते रहते हैं कि अगर आप कोई क्रॉप, किसी भी क्रॉप से रिलेटेड आप कोई भी जानकारी चाहते हैं तो वो वहाँ पर आपको मिल सकती है ईजिली, और आप कॉल के थ्रू भी इंस्टीट्यूशन से अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं और अपना सोल्यूशन ले सकते हैं। कौन लोग, फार्मर्स। तो फार्मर्स को यहाँ का भी बेनिफिट हो गया। और मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड प्रोक्योरमेंट प्राइस आर इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने ये भी स्टेप्स लिए हैं कि कम से कम मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब अगर किसान अपनी क्रॉप उगा रहा है तो कुछ अमाउंट डिसाइड कर दिया जाता है क्रॉपिंग के टाइम पर कि इतना प्राइस आपको आपकी फसल का मिलेगा ही मिलेगा, तो इसको एमएसपी बोलते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और प्रोक्योरमेंट प्राइजेस क्या है कि किसान अब इतना सारा प्रोडक्शन करता है और उसके पास इतने बड़े बड़े गोडाउंस नहीं है कि जहाँ पर इतने सारे प्रोडक्शन को रख सके, तो उनको गोडाउन फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाती है। तो ये सारी स्कीम्स गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश की है ताकि प्रोडक्शन भी अच्छा हो सके, जो फार्मर्स है वो इन्वॉल्व हो सके कि हमने प्रोडक्शन करना है, और फार्मर्स को अगर कोई मनी वाइज प्रॉब्लम या कोई भी प्रॉब्लम हो उसका वो सोल्यूशन उनको मिल सके। तो इसलिए गवर्नमेंट ये काम कर रही है। और गवर्नमेंट मिडल मैन, जो स्पेकुलेटर्स हैं, जो बीच में ऑक्शनिंग करते हैं, मतलब बोली वगैरह लगाते हैं, उनसे भी गवर्नमेंट किसान को बचाने की कोशिश करती है ताकि किसान को नुकसान ना हो पाए। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे कुछ टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स जिसमें हमने पढ़ा है अलग अलग, हमने टाइम पीरियड की बात की है। जैसे यहाँ पर हमने किया आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, क्या रिफॉर्म्स लिए और क्या उसका बेनिफिट हुआ किसान को या नहीं। उसके बाद 1960 और 1970s की बात की है कि उस टाइम पर क्या रिफॉर्म्स लिए गए थे। उसके बाद हमने 1980 और 1990 की बात की है कि कौन कौन से रिफॉर्म्स ले गए हैं ताकि गवर्नमेंट के साथ साथ
जो फार्मर्स हैं और फार्मर के साथ लोगों को, इन सबको फ़ायदा हो सके अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की एनहेंसमेंट करते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर की हम ग्रोथ में एक मेजर रोल प्ले करते हैं। तो स्टूडेंट ये आपका क्वेश्चन एक 5 मार्क्स का आ सकता है पेपर में। क्वेश्चन हो सकता है, हाउ इज़ द गवर्नमेंट हेल्पिंग द इंडियन फार्मर्स इन इंक्रीजिंग देयर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, की गवर्नमेंट क्या हेल्प कर रही है, कौन सी सब्सिडीज उनको प्रोवाइड कर रही है, कौन सी इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स ले रही है। क्रॉप इंश्योरेंस आ सकता है, और HYV सीड्स और कुछ ऐसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड की हैं, हमारे यहाँ पर प्रोवाइड की गई हैं, ताकि आप वहाँ पर किसी भी क्रॉप के बारे में और किसी भी क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में नॉलेज ले सकते हैं। और क्वेश्चन क्या आ सकता है, व्हाट इनिशिएटिव्स हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इंश्योर एन इंक्रीज इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो स्टूडेंट ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन कवर हो सकता है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। ये हमारा लास्ट टॉपिक था। तो इफ़ यू वाना अंडरस्टैंड द कंप्लीट चैप्टर, यू हैव टू गो थ्रू ऑल द वीडियोज़ ऑफ दिस चैप्टर। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, विद इन 1 आवर यू कैन कंप्लीट दिस चैप्टर फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। आई होप यू विल एक्ट अपॉन माई एडवाइस। ओके, थैंक यू।